हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टैट मेडिकल का क्वेश्चन पेपर और हम इसका केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। हमारे पास कोई एटम है गैसियस स्टेट में, मान लो ए एटम है, स्टेट इज़ गैसियस, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे हमारे पास बनाएगा ए नेगेटिव, दैट इज़ कॉल्ड मोनोवेलेंट एनायन। और जब एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके अंदर कुछ एनर्जी चेंज हुआ। वो एनर्जी चेंज गेन की फॉर्म में भी हो सकता है, लॉस की फॉर्म में, मतलब रिएक्शन में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हीट एनर्जी में भी रिलीज और गेन। जो हीट एनर्जी यहाँ पे चेंज हुआ, उस हीट एनर्जी चेंज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन सिंपल वर्ड, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? वो एटम इजीली गेन करेगा जिसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर हम यहाँ देखें तो जो भी हमें एटम दिए हैं वो हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हमें पता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप क्या रहता है हमारे पास, एटॉमिक साइज़ क्या करता है, एटम का इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस। दिस इज़ ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू सेल। इट मीन्स हमारे पास जो बॉटम में एलिमेंट दिया होगा वो लार्ज होगा साइज़ में, और जो हमारे पास टॉप में दिया होगा वो स्मॉल होगा साइज़ में। इसका मतलब फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए ईजिली, बट एक्चुअल में जो आंसर है इसका वो क्लोरीन है। देखो इसका रीज़न क्यों है, बिकॉज हमारे पास देखो फ्लोरीन दिया है स्मॉल साइज़ में है, क्लोरीन उससे थोड़ा बड़ा होगा साइज़ में। अभी ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7 होंगे, इस तरह से 6 and 1 7। ठीक है, सेम हमारे पास क्लोरीन में भी 7 ही होंगे क्योंकि ये भी ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। बट डिफरेंस क्या है, क्लोरीन का साइज़ क्या है, फ्लोरीन से बड़ा है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये आउटसाइड इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने ऐड करना है, मतलब फ्लोरीन भी ऐड करना चाहेगा, क्लोरीन भी ऐड करना चाहेगा। बट फ्लोरीन में क्या है, ड्यू टू स्मॉल साइज देयर इज़ लार्ज इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग, बट इन केस ऑफ क्लोरीन साइज इज़ लार्ज सो इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग इज़ लेस। अब क्राउडिंग कम है, उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन फील करेगा क्लोरीन के न्यूक्लियस से, बट यहाँ पे अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएगा आउटसाइड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा हो रही है एटम के अंदर ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड ओवर क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्लोरीन, ऑप्शन बी। ठीक है, और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस चीज़ को याद रखें। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक ऐसा हमारे पास नॉन मेटल है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो है हमारे पास ब्रोमीन। इसके अलावा आयोडीन देख लेते हैं। हमारे पास हमने पढ़ा है नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन लस्टरस, लेकिन आयोडीन इज़ अ एक्सेप्शन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है, चमक होती है। तो सभी ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमें पूछा था नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी रहती है हाईएस्ट, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है क्लोरीन की। अगर हमसे पूछा जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट बताओ तो फ्लोरीन रहेगा। और अगर हमसे पूछेगा कि इस तरह से पूछा जाएगा कि नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड स्टेट में रहता है हमेशा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। और अगर हमें ये पूछेंगे कि लस्ट्रस नॉन मेटल का एग्जाम्पल दो, दैट इज़ आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड जनरली स्टोर इन द बैटरीज इज। जो हमारे पास कार बैटरीज हैं, इन्वर्टर हैं, उनमें कौन सा एसिड होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उनमें होता है सल्फ्रिक एसिड H2SO4। और इसको हम किंग ऑफ एसिड भी बोल देते हैं, किंग ऑफ एसिड और किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। इसके अलावा अदर एसिड देख लेते हैं। देखो हमें दिया है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला रहता है HNO3, और इसका अदर नेम क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्वा फोर्टिस। इसको हम बोलते हैं एक्वा फोर्टिस, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग वाटर। एक्वा फोर्टिस मीन्स स्ट्रॉन्ग वाटर, H2O। द नेक्स्ट इज हमारे पास दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला रहता है HCl, और इसका जो अदर नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो रहता है म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं CH3COOH, दिस इज़ कॉल्ड एस्टिक एसिड। और इसका जो IUPAC नेम है वो रहता है इथेनोइक एसिड,
कॉमन नेम हो गया इसका एसिटिक एसिड। और ये एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। ठीक है, ये एसिड होता है विनेगर के अंदर। तो सभी ऑप्शन देखो इस तरह से हमारे पास यहाँ से और ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल इज ड्यू टू। जो भी वाटर ड्रॉप होती है हमारे पास उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। तो ये टॉपिक हमारे पास +1 स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट से लिया गया है। तो इसका स्ट्रेट आंसर होगा सरफेस टेंशन। ठीक है, जो भी हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है, फॉलिंग लिक्विड ड्रॉप जैसे रेन ड्रॉप है, तो वो एक्वायर करती है स्फेरिकल शेप करती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो स्फीयर है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उस पर्टिकुलर थिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाई। देखो हमें से पूछा है कि हार्डनेस है, लेकिन कौन से वाली? परमानेंट। हार्डनेस दो टाइप की होती है, एक हमारे पास टेम्पररी भी होती है, ठीक है, और दूसरी परमानेंट है। टेम्पररी हार्डनेस जो है वो होती है हमारे पास कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। या तो कार्बोनेट होंगे या तो बाइकार्बोनेट रहेंगे, किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस है वो हमारे पास होती है क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखनी है कि परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है और टेम्पररी किसकी। अब हमें पूछा है परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने कौन से मेथड है। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के हमारे पास जो मेथड हैं वो 3 हमारे पास कॉमन मेथड हैं। एक हमारे पास रहता है वॉशिंग सोडा मेथड। ठीक है, सभी मेथड हमें पता होने चाहिए। दूसरा हमारे पास होता है आयन एक्सचेंजर मेथड, आयन एक्सचेंजर मेथड। और थर्ड हमारे पास होता है काल्गन मेथड। ये तीनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें +1 हाइड्रोजन वाले यूनिट में टॉपिक मिल जाएंगे सभी। तो देखो यहाँ पे इन तीनों में से हमारे पास ऑप्शन में दिया है वॉशिंग सोडा, पर अदर भी हमें पता होनी चाहिए और कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा देखो अगर हम ये इस तरह से फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं व्हाट इज सोडा लाइम। सो सोडा लाइम इज़ अ मिक्सचर ऑफ CaO एंड NaOH। ठीक है, वॉशिंग सोडा इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो Na2CO3 10H2, दिस इज वॉशिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज NaHCO3 एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सुपर हैलोजन। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हैलोजन्स क्या होती हैं। तो हैलोजन होती हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट। जितने भी ग्रुप 17 में एलिमेंट है उनको हैलोजन बोला जाता है। कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं हमारे पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सब हमारे पास ग्रुप नंबर 17 में। अब क्वेश्चन आता है इनको हैलोजन क्यों बोलते हैं। देखो जो हैलो वर्ड है, हैलो वर्ड का मतलब होता है साल्ट और जन का मतलब हुआ जनरेशन। तो ऐसे एलिमेंट जो साल्ट जनरेट करते हैं। तो देखो यहाँ से साल्ट जनरेट करने के लिए सभी एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। फ्लोरीन से बनेंगे फ्लोराइड्स, क्लोरीन से बनेंगे क्लोराइड, ब्रोमीन से बनेंगे ब्रोमाइड और आयोडीन से बनेंगे आयोडाइड। तो ये आयोडीन हम नमक भी यूज़ करते हैं। तो सभी के सभी एलिमेंट को यूज़ किया जाता है साल्ट जनरेट करने के लिए, इसलिए ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को बोला जाता है हैलोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें पूछा है सुपर हैलोजन कौन। तो सुपर हैलोजन हमारे पास ये है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ फ्लोरीन। क्यों है? क्योंकि ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, और दूसरा चीज़ दिस इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे हमने अभी डिस्कस किया पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी यही है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सुपर हैलोजन। बाकी हमने अभी डिस्कस किया ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास, क्लोरीन की मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी होती है। आयोडीन हमारे पास एक लस्ट्रस नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉलीमर इज़ यूज इन बुलेट प्रूफ ग्लास। ठीक है, ये पॉलीमर यूनिट हमारे पास +2 में है, वहाँ से लिया गया है क्वेश्चन। बोला कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए। तो इसका आंसर है लेक्जन। ये आपको +2 की केमिस्ट्री बुक में मिल जाएगा पॉलीमर वाले यूनिट में। ठीक है, इसके अलावा देखो और भी है हमारे पास नोमैक्स। तो नोमैक्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द क्लोथिंग फॉर फायर फाइटर्स, फॉर फायर फाइटर्स। जो भी हमारे पास फायर फाइटर होते हैं उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो बने होते हैं नोमैक्स के। इसके अलावा PMMA का जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो है पॉलीमिथाइल मिथ अक्राइलेट
ठीक है। और इसके अदर नेम भी हैं, इसको हम परस्पेक्स भी बोलते हैं, परस्पेक्स, और इसको प्लेक्सी ग्लास भी बोला जाता है, प्लेक्सी ग्लास। द नेक्स्ट इज कैपलर। कैपलर एक ऐसा पॉलीमर है, ये पॉलीअमाइड फैमिली में आता है और इसको यूज़ किया जाता है टू मेक अ बुलेट प्रूफ वेस्ट, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो मेन जो हमारे पास क्वेश्चन था, हमें बुलेट प्रूफ ग्लास पूछा था तो लेक्जन का बनता है, अगर हमें बुलेट प्रूफ वेस्ट पूछा जाएगा तो कैवलर आएगा, और अगर हम पूछेंगे प्लेक्सी ग्लास कौन सा पॉलीमर होता है तो PMMA, एंड कौन सा जो पॉलीमर है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द क्लोथिंग फॉर फायर फाइटर, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नोवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। दो कॉमन फिनोमिना दिए हैं, इनमें क्या, बॉइलिंग देखो, जो किसी भी चीज़ को, लिक्विड को हमने बॉयल करना होगा तो उसके लिए क्या होता है, उसका स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी पे बॉयल होता है। जैसे हमारे पास वाटर है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है फिक्स 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतने टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इवेपोरेशन का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी, इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर बट बॉइलिंग कैन नॉट। So right answer is option B. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, एटम से रिलेटेड है क्वेश्चन कि किसने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने। ठीक है, और कौन से ईयर में दी थी ये भी याद सकते हैं, 1808 में दिया था। और इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने बोला था कि जो हमारे पास एटम होता है दैट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, कि हम एटम को क्या है ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी, क्योंकि एटम को ब्रेक किया जा सकता है और उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल भी बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो था एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वो जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, 7th 8th की बुक में हमें मिल जाएगा। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द चाप। हमने क्या करना है, दाने को अलग करना है चाप से, तो उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, विनोइंग विल बी यूज्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, हमें कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, बोला किसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में हम देखें तो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट भी हैं और ग्रुप 2 के भी हैं। देखो ग्रुप 1 के एलिमेंट हम यहाँ लिख लेंगे। ग्रुप 1 के कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट रहते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड हमारे पास लास्ट है सीजियम। यहाँ हम ग्रुप 2 के लिख लेंगे एलिमेंट। ग्रुप 2 में हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट फर्स्ट बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम एंड देन बेरियम। तो हमें ट्रेंड पता होना चाहिए सबसे पहले, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ हमेशा डिक्रीज़ करता है, एक चीज़ ये पता होनी चाहिए हमें। और दूसरा, जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे सभी ग्रुप में तो एटॉमिक साइज़ हमेशा इंक्रीज़ करता है। तो हमें लार्जेस्ट पूछा था, तो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा देखो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसका मतलब ग्रुप 1 वाले बड़े होंगे, ग्रुप 2 वाले छोटे रहेंगे। तो ग्रुप 2 में से हमें एक ऑप्शन दिया था मैग्नीशियम, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये छोटा रहेगा। अब ग्रुप 1 में हमने देखना है कौन सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। जैसे हमने देखा कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ विल इंक्रीज़, तो इसका मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट जो ग्रुप 1 में होगा वो सीजियम होगा। दैट इज़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलम टू द वुंड बिकॉज। जो एलम होता है हमारे पास, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एक कंपाउंड है, और इसको हम यूज़ करते हैं जब भी ब्लीडिंग वगैरह होती है, ठीक है, किसी भी इंजरी की वजह से उसको स्टॉप करने के लिए। क्यों? क्योंकि एलम क्या करता है, हमारे ब्लड के क्लॉट बना देता है, मतलब उसकी कोगुलेशन कर देगा। तो इसमें हमारे पास रहेगा एलम कोगुलेट द ब्लड एंड फॉर्म अ क्लॉट, तो उसके बाद हमारी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। एलम को हम कॉमनली जो होते हैं अपने लोकल में फिटकरी बोलते हैं, तो कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर प्रिवेंटिंग द ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लेविस बेस। देखो यहाँ पूछा है इनमें ऑप्शन में कौन सा लेविस बेस नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेविस बेस होता क्या है। लेविस बेस, लेविस बेस ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और दूसरी चीज़ जिसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफ़िल करेगा तो उसको लेविस का बेस बोलेंगे। हमें पूछा है नॉट अ लेविस बेस, मतलब वो लेविस का बेस नहीं है, तो इसका मतलब वो लेविस का एसिड होगा,
तो लेविस का एसिड क्या होगा, बेस तो हमने देख लिया। इलेक्ट्रॉन रिच एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और दूसरा जी लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इस तरह से। अगर ऑप्शन देखें तो सबसे पहले हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का है, तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें से अगर हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है यूज़ कर लिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन ने, लेकिन 2 हमारे पास बच जाएंगे किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में। सेम फॉस्फाइन में देख लो, वहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए, ये भी ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, यहाँ पे लोन पेयर बच जाएगा। वाटर के केस में ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम है, तो ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, तो 6 रहेंगे, 2 इसने यूज़ कर लिए हैं और 2 ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। बोरोन ट्राइफ्लोराइड देखें, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है बोरोन। बोरोन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ग्रुप नंबर 13 का है, और तीनों इलेक्ट्रॉन बोरोन ने यूज़ कर लिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब बोरोन के पास देखो सभी के पास लोन पेयर है, अमोनिया के पास भी है, फॉस्फाइन के पास, वाटर के पास, बट यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये लेविस का बेस नहीं है, लेविस का एसिड है। क्वेश्चन में देखो नॉट अच्छे से देखना, आपने नॉट पूछा हुआ है, नॉट अ लेविस बेस, मतलब वो लेविस का एसिड होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। 43rd क्वेश्चन देखें, इफ़ द प्रेशर ऑन द लिक्विड इंक्रीज इज बॉइलिंग पॉइंट विल। जनरल क्वेश्चन है, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, मान लो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 80 है, लेकिन हम उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो 80 की जगह 90 पे होगा, तो इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड विल इंक्रीज। विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर। इन केस मान लो हमें हाई फीवर है, तो हम बॉडी के टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं, तो हमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो मेडिसिन होती हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है, ये क्लास है मतलब, और इनमें कौन कौन सी आ जाती है, जैसे हमारे पास पैरासीटामोल होगी, ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं हम, एस्प्रिन होगी, तो ये सभी क्या हैं, कौन सी क्लास में आते हैं, एंटीपायरेटिक, मतलब ऐसी मेडिसिन जो बॉडी के टेम्परेचर को लोअर डाउन करती हैं। एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिडिटी को ख़त्म करेगा, ठीक है, रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक, और इसमें हमारे पास आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ गया, बेकिंग सोडा। एनाल्जेसिक क्या होते हैं, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो पेन को कम करती हैं, उनको हम बोलते हैं पेन किलर्स। ठीक है, जैसे स्टॉपैक हो गया हमारे पास, डाइक्लोफिनैक हो गया। एंटीबायोटिक जो किल करेगी जर्म्स को, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक, और इन्फेक्शन कम करेंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछा था लोअर द बॉडी टेम्परेचर, राइट आंसर इज बी एंटीपायरेटिक। ठीक है, अदर ऑप्शन भी आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज अ इट्स कंस्टिट्यूएंट। देखो एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल, टू मेटल और स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम सभी अलॉय की कंपोजिशन पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि ऐसा अलॉय कौन सा है जिसमें नॉन मेटल है। तो सबसे पहले स्टील दिया है, तो स्टील जो बना होता है वो आयरन और कार्बन से बना होता है। ब्रॉन्ज दिया है, तो ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर एंड टीन से बना होता है, मिक्सचर को आपस में मिक्स करके। और जो ब्रास है वो बनाता है कॉपर एंड जिंक के साथ। और अमलगम बना होता है हमारे पास मरकरी एंड एनी मेटल। ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है, जैसे मान लो सोडियम ले लिया तो ये हमारे पास सोडियम अमलगम बन जाएगा, पोटाशियम लिया तो पोटाशियम अमलगम। अब हमें पूछा है कौन सा ऐसा हमारे पास अलॉय है जिसमें नॉन मेटल है, तो हम देखें कॉपर टिन दोनों मेटल हैं, कॉपर जिंक ये भी मेटल है। मरकरी मेटल है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, और साथ में मेटल ही होगा। आयरन इज आल्सो मेटल बट कार्बन इज नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन कैसा है, एक नॉन मेटल एलिमेंट है, तो इसलिए हमने यही पूछा था कि नॉन मेटल कौन से एलॉय में होता है, आंसर हो जाएगा स्टील। ठीक है, ये कंपोजिशन हमें लर्न होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज बिकॉज इट इज़। अब सबसे पहले पता होना चाहिए बेकेलाइट क्या है। बेकेलाइट एक पॉलीमर है हमारे पास, +2 का ये हमें टॉपिक मिल जाएगा +2 की बुक में, पॉलीमर यूनिट में। और ये पॉलीमर जो है बेकेलाइट, ये बना होता है 2 मोनोमर से। ठीक है, एक मोनोमर है इसका फिनोल और दूसरा इसका मोनोमर है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। इन दोनों से बना होता है, तो हमें मोनोमर भी पता होने चाहिए। अब इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए। क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये एक गुड इंसुलेटर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को क्या है अपने में से पास होने नहीं देता, जिससे क्या होगा शॉक प्रूफ, हमें मतलब शॉक वगैरह नहीं लगेगा। सो इट इज़ अ गुड इंसुलेटर ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमोसफियर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीरॉन। रेयर गैसेज क्या होती हैं, देखो ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट हैं हम उनको बोलते हैं नोबल गैसेज, और नोबल गैसेज का ही अदर नेम है रेयर गैसेज। क्यों, क्योंकि ये हमारे एटमोसफियर में बहुत ही कम प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पास देखो कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन,
जिनॉन ये दी हुई है। तो इन सब के अंदर उनकी परसेंटेज पहले ही बहुत कम है। इन सब के अंदर जो आर्गन है उसका परसेंटेज 0.09%, जो कि अदर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस होगी हमारे पास आर्गन। अदर वाली भी देख लेते हैं। हीलियम को यूज़ किया जाता है फॉर फिलिंग द बैलून्स, ठीक है। नियॉन को यूज़ किया जाता है इन द बल्ब्स। एंड जो जिनॉन है, जिनॉन इज़ कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि नोबल गैसेस कैसी होती हैं, ये इनर्ट होती हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जिनॉन एक ऐसा नोबल गैस कंपाउंड एलिमेंट है जो अब रिएक्ट करती है और कंपाउंड बनाती है। और फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड जो हमारे पास है वो है जिनॉन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, XePTF6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बनाया था नील बार्टलेट ने। नील बार्टलेट ये साइंटिस्ट जिन्होंने फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड बनाया था। और कंपाउंड कौन सा था? जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, प्लेटिनेट, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। XePTF6 ये उन्होंने बनाया था। और इसलिए हम इसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, क्योंकि ये हमने नोबल गैसेस बोला अनरिएक्टिव है, लेकिन ये गैस रिएक्ट कर रही है और कंपाउंड बना रही है। तो स्ट्रेंज बिहेवियर शो किया, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस। नेक्स्ट इज प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द सी वाटर बाई। देखो प्योर वाटर हमने निकालना है कहाँ से? सी वाटर। हमें पता है सी वाटर में क्या होता है? साल्ट होता है। तो वहाँ से हमने प्योर वाटर को अलग करना है। तो उसके लिए प्रोसेस की जाती है यूज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RO। जनरली जो भी हम घर में यूज़ करते हैं वाटर प्योरीफायर, हम बोलते हैं कि हम RO यूज़ कर रहे हैं। तो RO का मतलब होता है वहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस। ये वाली प्रोसेस से वाटर को अलग किया जाता है इम्प्योरिटीज़ से, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी। नेक्स्ट है द pH ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए हमारा जो ब्लड है वो एक बफर सॉल्यूशन है। बफर क्या होते हैं? जो pH चेंज को रेजिस्ट करते हैं, pH को चेंज होने नहीं देते। तो हमारा ब्लड एक बफर है। और इसके अंदर बफर जो एक्शन हो किसकी वजह से होता है? बाइकार्बोनेट की वजह से। हमारे ब्लड में जो बाइकार्बोनेट हैं उनकी वजह से ये बफर एक्ट करता है। और हमारी ब्लड की pH को फिक्स रखता है कितनी? 7.4। तो हमारे ब्लड की फिक्स pH रहती है 7.4। इस तरह से इसको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन लेमन, ठीक है। जितने भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उन सब के अंदर एक ही एसिड होता है, वो है सिट्रिक एसिड। एंड इसके अलावा देख लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटोज़ में, ठीक है। एंड टार्ट्रिक एसिड ये होता है टैमेरिंड में। इसके अलावा ग्रेप्स में भी होता है टार्ट्रिक एसिड। तो इस तरह से आप अदर को भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सिट्रिक एसिड है, लेमन में तो है, ऑरेंज में है, इसके अलावा वो आंवला में भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। देखो मोस्ट रिएक्टिव हमने स्टार्टिंग में भी किया था। फ्लोरीन एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ से देखो फ्लोरीन से 3 क्वेश्चन आए हैं इस एग्ज़ाम में। एक तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा इसको हमने क्या अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा, हम सुपर हैलोजन भी बोला जाता है, सुपर हैलोजन। और अभी क्वेश्चन क्या आया है? इट इज़ द मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल। देखो फ्लोरीन से ही 3 क्वेश्चन बने हैं इस तरह से। अगर हमें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूछेंगे, सुपर हैलोजन पूछेंगे, या फिर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पूछेंगे, सभी का आंसर क्या रहेगा? फ्लोरीन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोटोप आर द एटम विच डिफर्स इन। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। आइसोटोप ऐसे एटम्स का पेयर होता है जिसमें एटॉमिक नंबर क्या रहता है? उनका सेम होता है, बट उनका मास नंबर डिफर होता है। जैसे क्लोरीन देखो एटॉमिक नंबर 17, तो एक का जो फर्स्ट क्लोरीन है उसका मास 35 है और दूसरे वाले का 37। तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जैसे एटॉमिक नंबर 17 है तो क्लोरीन के अंदर 17 ही प्रोटॉन होंगे, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जो न्यूट्रॉन होंगे वो किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो इट मीन्स 35 माइनस 17, तो हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाएंगे 18। और दूसरे में हमारे पास 37 माइनस 17, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 20 न्यूट्रॉन। तो अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट केस में देखो हमारे पास न्यूट्रॉन 18 है, सेकंड केस में 20 है। तो कौन किसका नंबर डिफर कर रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर रहे हैं, बाकी सब आइसोटोप में सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार इज। आइसोबार क्या होते हैं? तो आइसोबार के लिए हमें पहले पता होना चाहिए, ये होते हैं एटम्स जिनमें एटॉमिक मास सेम रहता है। एटॉमिक मास सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हमें दिया है आर्गन 18, ठीक है, और 40। पूछा है कि इसका दूसरा पेयर कौन सा है? तो एटॉमिक मास सेम है, तो अगर हम इन ऑप्शन को देखें इनमें एक ही है जिसका एटॉमिक मास सेम है 40, मतलब इसका 40, तो दूसरे वाला का 40 होना चाहिए। तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा कैल्शियम,
ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 बट मास 40। तो यहाँ देख सकते हैं एटॉमिक नंबर डिफरेंट, बस मास नंबर इज सेम। तो अगर मास नंबर सेम हो तो उनको बोला जाता है आइसो बार, और अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो उनको बोला जाता है आइसोटोप्स, बट वो डिफर करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम। तो नेचुरल रबर जो है हमें मिलता है ट्री से मिलता है, रबर ट्री, और किस फॉर्म में मिलता है, वो लेटेक्स की फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ कोलाइडल फॉर्म। और हमें नेचुरल रबर बोला है कौन सी फॉर्म से ड्राइव किया जाता है, तो उसके मोनोमर यूनिट है आइसोप्रिन। आइसोप्रिन का IUPAC नेम भी आ सकते हैं, नेक्स्ट वाले में आपको IUPAC नेम भी आ सकता है, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, ये इसका IUPAC नेम है। इसके अलावा इथाइलिन जो है मोनोमर है पॉलीथीन का, और प्रोपाइलिन ये पॉलीप्रोपाइलिन का है। ब्यूटाडाइन एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगोज द कोरोजन मोस्ट रेडिली। मतलब ये एलिमेंट दिए हैं हमें गोल्ड, सिल्वर, जिंक एंड कॉपर, इनमें सबसे जल्दी कोरोजन किसका होगा, तो कोरोजन उस एलिमेंट का जल्दी होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम देखें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये एलिमेंट एक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, तो मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। तो एक ही मेटल है हमारे पास जिसकी जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है इन सब के कंपेरिजन में, तो इसके कोरोजन जल्दी हो जाएगा, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज द नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये +2 का बायोमोलिक्यूल से लिया गया टॉपिक है। कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होगा, तो इसका स्ट्रेट आंसर है दैट इज़ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम भी आ सकता है यहाँ से, तो केमिकल नेम होता है विटामिन ए का रेटिनोल। ठीक है, तो अगर डेफिशिएंसी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस, और नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा एक और डिजीज़ हो सकता है ज़ीरोपथैल्मिया भी इसकी वजह से हो सकता है। एंड विटामिन डी, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे हमें डिजीज़ रहता है रिकेट्स। बच्चों के अंदर कौन सा डिजीज़ होगा, रिकेट्स, और अडल्ट्स में होगा ऑस्टियोमलेशिया। तो ये भी याद रखना। विटामिन सी, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी, और विटामिन ई की हो जाए तो स्टर्लिटी या स्किन डिजीज़ रहता है इससे। तो ये ऑप्शन भी आपने अदर वाले भी चेक कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है उसके बाद while diluting the sulfuric acid it is recommended that the acid should be added to the water. This is because acid may break the glass container. Dilution of the acid is highly exothermic. So this is the right answer. क्या बोला है हमें कि अगर हम मान लो किसी एसिड को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट, हमने बिक कर लिया और उसमें एसिड ले लिया है और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, तो जैसे हम वाटर ऐड करेंगे यहाँ एनॉर्मस हीट बाहर निकलेगी, हीट एनर्जी विल बी रिलीज, और रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सोथर्मिक होगा। तो इसलिए जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं हम तो इस तरह से पहले हम वाटर अंदर लेते हैं H2O, फिर हम एसिड को पोर करते हैं ऊपर से, कोई भी एसिड होगा, इससे जो रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा और सेफ रहेगा इस तरह से। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। विच एलिमेंट इज़ यूज इन द एज अ प्रमोटर इन द हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में प्रमोटर कौन सा एलिमेंट होता है, सबसे पहले हैबर प्रोसेस पता होनी चाहिए। हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाया जाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स कर देना है आपस में और उससे हमारे पास बन जाएगा अमोनिया NH3। फिर इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है आयरन, और आयरन जो कैटलिस्ट है उसको हेल्प करता है रिएक्शन स्पीड अप होने के लिए मॉलिब्डेनम। और अगर H2S इन केस यहाँ एंटर हो जाती है तो एक्ट करेगा एज अ पॉइजन। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आयरन यहाँ एक्ट करेगा कैटलिस्ट इस रिएक्शन में, मॉलिब्डेनम यहाँ होगा प्रमोटर जो कैटलिस्ट को हेल्प करेगा स्पीड अप करने के लिए, और जो H2S है वो पॉइजन की तरह, मतलब वो रिएक्शन को स्पीड अप करने से कैटलिस्ट को प्रिवेंट करती है। तो तीन चीज़ें हैं, अगर हमें कैटलिस्ट पूछेंगे तो आ जाएगा आयरन, और अगर प्रमोटर पूछेंगे मॉलिब्डेनम, पॉइजन पूछेंगे तो H2S। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, प्रमोटर, तो आंसर इज मॉलिब्डेनम बी। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन टू ट्रीट द हाइपर एसिडिटी इज। हाइपर एसिडिटी का मतलब हमें क्या हुआ, एंटी एसिड चाहिए हमें, एंटी एसिड जो एसिडिटी को ख़त्म करे। तो इन ऑप्शन में देखो हमारे पास एक ही है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एसिडिटी को ख़त्म करे। इसके अलावा और भी हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज़ किया जा सकता है इसके अलावा। ठीक है, ये वाले भी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है। इस इफेक्ट की वजह से हमारे अर्थ का सरफेस जो होता है वो वार्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सन की रेडिएशंस होंगी उनमें कौन सी रेडिएशन, ये भी याद रखना, इंफ्रारेड रेडिएशन। ये रेडिएशन क्या हो जाती है, अर्थ सरफेस पे ट्रैप हो जाती है।
जिसकी वजह से हमारा अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कुछ गैसेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेज। कौन कौन सी गैसेज हैं? एक तो मीथेन गैस रिस्पॉन्सिबल है CH4, इसके अलावा नाइट्रस है, ठीक है, इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ओजोन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें देखो क्वेश्चन में द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा हुआ है, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बोथ B and C। तो देखो मेन पूछा है हमें, तो मेन आपने याद रखना है, मेन गैस जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, ठीक है। अदर भी हैं, देखो अदर भी कॉज करते हैं, ओजोन भी कॉज करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी करते हैं, लेकिन मेजर जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, और ये फिर लीड करती है ग्लोबल वार्मिंग में, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो अर्थ सरफेस गर्म हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग विल बी रिजल्ट। सभी क्वेश्चन हमने डिटेल में 30 के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं विद कंसेप्ट। ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।